नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया केंद्र की एक ऐसी योजना है जिससे भारत के कई नौजवानों को अपना खुद का रोजगार मिला और साथ ही लाखों युवाओं को नौकरी भी मिली। लेकिन भारत में स्टार्टअप की शुरुआत कैसे हुई, कैसे प्रधानमंत्री मोदी को देश के विकास के लिए स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया आया, सरकार स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रयास कर रही है और कैसे स्टार्टअप ने देश के लाखों युवाओं की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। चाय बेचने वाला कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन देश के करोड़ों नौजवान कुछ कर पाए, ये उम्मीद तो मेरे दिल में भरी पड़ी है। तो मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। बाहर से आए उद्योगों की वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ एक नया आयाम मिला, बल्कि इन उद्योगों के जरिए भारत में रह रहे नौजवानों को रोजगार भी मिला। कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और कई लोगों को रोजगार देकर उन्हें भी अच्छी जिंदगी वो लोग दे रहे हैं। दीपा सयाल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, चूंकि आप एक स्टार्टअप कोच भी हैं। पहले और अब की परिस्थितियों में कितना डिफरेंस पाती है? क्योंकि 5 साल पहले इस स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी एक विजन के साथ कि एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है और एक ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर सरकार कुछ करे, कम से कम एक कैपिटल एक ऐसे युवा को दे जिसके पास थॉट है, जिसके पास विजन है, जिसके पास विश्वास है और आगे बढ़ना चाहता है, करना चाहता है। तो पहले 5 साल पहले की परिस्थितियां और 5 साल अब जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, इनको अगर आप कंपेयर करें तो आप क्या देखती हैं? आज हम थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अगर हम देखें, और माइंडसेट में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे कि हमारे इतने सारे स्कीम्स है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया में इतना कुछ आया है हमारा, और अटल इनोवेशन मिशन है जो इतना कुछ कर रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि एक जो माइंडसेट चेंज आ गया है, एक वेव आ गया है हमारे हिंदुस्तान में, जो हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे जितने भी बच्चे हैं जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक नई किरण नजर आ रही है कि हाँ, पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज है और अवेयरनेस लेवल बहुत हाई है। जैसे स्टार्टअप इंडिया में आपका DPIIT जो सर्टिफिकेशन है, उसमें नया इनोवेशन चैलेंज बच्चों को प्रेरित किया गया है हर बारी लाने के लिए कुछ नया। तो मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हमने काफी बड़ा लंबा सफर तय किया है कि सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने में, और कोविड में तो और भी डिजिटल जो है बहुत फास्ट तरीके से और आगे आया है लोगों को सबको जोड़ने में। तो ऐसे में टेक इनोवेशन है, जैसे टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन है, IoT है, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें हम बाहर के मुल्कों से जुड़ाव हमारा हो गया। जैसे कंपनीज आ रही, टेस्ला आ रही है, आईफोन ने सेटअप कर लिया है, तो हमारा एक अपॉर्चुनिटी भी आया है चाइना के कंपैरिजन में। और ये सब मिलके एक नया इकोसिस्टम शुरू हो गया है जिसमें कि आज भी हम करीबन 25 स्टार्टअप से मिले हैं सुबह से अभी तक। और छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, जैसे प्रोग्राम ये जो आपके बिजनेस स्कूल्स हैं, IIMs है, IIT हैं, और बच्चे अभी निकले भी नहीं है स्कूलों से और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं उनके पास। कोई बैटरी बना रहा है, कोई AI बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई आपको इनोवेशन पे, साइकिलिंग पे काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है ऑर्गेनिक। तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और डिजिटल के माध्यम से मुझे लगता है कि इनोवेशन जो है बहुत बड़े तरीके से हिंदुस्तान में कदम रख रहा है और हम एक नया भारत देखेंगे अगले आने वाले कुछ सालों में, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता बहुत लोगों में आ गई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और जो प्रधानमंत्री जी अब प्रारंभ में जो आने वाले स्टार्टअप में जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड ये चीज है। और हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारा इंडेक्सेशन अच्छा है, वर्ल्ड बैंक ने हमें बेटर रैंकिंग दिया है, और इसी को बढ़ावा देते हुए सरकार जो काम कर रही है करती रहे। अच्छा दीपा जी, एक चीज और जो मेरे मन में सवाल उठ रहा है वो ये है कि मतलब अगर कोई आइडिया लेके आता है तो क्या उसमें इनिशियली पोटेंशियल भी देखा जाता है कि ठीक है आइडिया में कितना पोटेंशियल है, ये एक चीज हो गई। क्या ये भी जज किया जाता है कि वो जो आइडिया है या जो एक नया इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कोई आवेदन कर रहा है तो वो और कितने लोगों को नौकरी दे सकता है और कितने लोगों को रोजगार दे सकता है? क्या ये भी काफी कुछ डिपेंड करता है? कारगर है और किस तरीके से एक सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। तो बेसिकली जब एक स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है तो उसका आइडिया को तरह तरह से देखा जाता है, 2-3 तरीके से। क्या इस आइडिया में इतना दम है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे, क्या ये एक सोशली एड्रेसेबल प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। जो आइडिया आज बच्चों से मिलेंगे, 20-25 बच्चों से 3D प्रिंटिंग है जैसे, और आप कैंसर हेल्थ पे है, किस तरीके से हम इसमें एक उन्नति ला सकते हैं अपने देश में हेल्थ पे। फिर उसके बाद फेस रिकॉग्निशन है, जैसे हमारा एयरपोर्ट्स पे है
या हमारी और कई जगह पे रेलवे स्टेशन पे हैं, तो फेशियल रिकॉग्निशन और कोविड को लेके थर्मल सेंसर से लेके ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो सरकार में भी कारगर हो सकते हैं। जब आप बात करें स्मार्ट सिटीज की, जब हम बात करें IoT कनेक्टिविटी पिछले 2-3 सालों से, तो इस तरीके के आइडियाज आके एक समस्या का समाधान करे, उनको बहुत अच्छी फंडिंग मिल जाती है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि वे जो फाउंडर है प्रोजेक्शंस क्या लेके आ रहे हैं, कि उनमें एक तो पैशन कितना है, नंबर 1, और नंबर 2 कि अगले आने वाले 3-4 सालों में वो किस तरीके से टीम बनाएंगे, उनकी अभी टीम क्या है, और किस तरीके से वो रेवेन्यू क्रिएट करेंगे अगले 2-3 साल। एक सवाल आपसे ये भी है, ऐड कर रहा हूं मैं इसी में, क्योंकि आप स्टार्टअप कोच भी हैं, तो जब आपके पास इस तरह से कोई आइडिया लेने आता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, अगर उनसे रिलेटेड कोई केस स्टडीज अगर आप हमको बताएंगी तो मुझे लगता है कि शायद एक बेहतर एग्जाम्पल भी आगे जाएगा। बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद अगर आप बताना चाहें तो। बिल्कुल रोहित जी, मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम बहुत सारे बच्चों से, मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने में करीबन 300 बिजनेस स्टूडेंट्स और 250 के आसपास स्टार्टअप से मिले। और पहले तो उनका ये कंफ्यूजन होता है कि आइडिया कैसे ढूंढे, सबसे बड़ी बात ये, और आइडिया ढूंढ लिया तो वो कितना कारगर है। बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको केस स्टडी बताती हूँ कि जैसे अभी हम किसी लेडी से मिले, तो उन्होंने जैसे GE में काम किया है, तो कैंसर हेल्थ पेशेंट्स के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक क्रिएट किया है प्लेटफॉर्म, जिसमें वो कैंसर हेल्थ पेशेंट्स को एड्रेस करे ताकि उनको डॉक्टर्स ढूंढने में परेशानी ना हो, और उनका पूरा जर्नी वो क्रिएट किया है। तो वो एक नीश है कि देखिए हॉस्पिटल हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करे, बट कैंसर तो वो बहुत अच्छी उन्होंने एक ये पर्टिकुलर पकड़ा है। दूसरा फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी में एक टीम खड़ी करना और फेशियल रिकॉग्निशन में इनोवेशन लेके आना, तो ये थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों को लग रहा होगा सुनने में, बट बहुत नए नए आइडियाज आ रहे हैं जगह जगह। तो केस स्टडी जो है आपकी, आप जो मर्जी उठा लीजिए, बहुत सिंपल है। एक बच्चे अभी IIM से एक बच्चे ने क्रिएट किया, तो स्टडी मटेरियल आप करते हैं कि क्वेश्चन ध्यान देने से पहले 15-20 सवाल क्वेश्चन, AI बेस्ड डिक्शनरी बनाना, बहुत ही इनोवेटिव, बड़ी सिंपल से सोल्यूशन है, और इन्हीं में छुपा हुआ है यूनिकॉर्न बनने का राज। यूनिकॉर्न जब हम बोलते हैं, बायजूस जैसे लोग जिन्होंने प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके 1,000 करोड़ की कंपनी बनाई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी, आधे से ज्यादा जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं, उनको यही जद्दोजहद है कि जो एक सेटल नौकरी छोड़कर रिस्क लेना बहुत बड़ा फैक्टर है। या तो आपका कोई पार्टनर है, फादर है, मदर है, या आपका कोई पार्टनर है, या फैमिली मेंबर है जो आपको क्राउड फंडिंग करे, या आपको जिसको हम कहते हैं सीड कैपिटल, आपकी अपनी सेविंग जोड़ के आप आए, तो वो सब चीजें प्लान करना। और इस ऐसी स्थिति में स्टार्टअप इंडिया एक बहुत बड़ी मदद में क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे अमेज़न कंपनी है, तो क्लाउड में इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है, पैकेज कर रही है, और वही है कि रिस्क लेना और हिम्मत नहीं छोड़ना, और रिस्क लेके उसको बैलेंस करना कि आइडिया में इतना दम है तो रिस्क लीजिए, और कोई हर्ज नहीं अगर 2-3 साल नौकरी करने के बाद आप आते हैं इस दिशा में, बाहर बड़ी कंपनियों से सीख के। तो ये बहुत अच्छा। जैसे कुछ स्टार्टअप्स है, हमारा रोपोजो है, इनमोबी है, नवीन तिवारी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैका में है फाल्गुनी नायर, बहुत बढ़िया ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं लोग। तो जोगो है जैसे क्लाउड में बहुत बढ़िया $1 बिलियन कंपनी है, और इन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी कंपनियां खरीदी हैं। जो हमारी मल्टीनेशनल्स हैं, इनको बढ़ावा देने की जरूरत है, और पॉलिसी रेगुलेशन में बहुत बड़ा चेंज भी आ सकता है इसके साथ। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दीपा जी, एक सवाल मेरा आपसे है, स्टार्टअप को से रिलेटेड भी कोई कोर्स हो, या एक पढ़ाई हो, या एक पूरा करिकुलम सेट किया जाए जो लोग सोच रहे हैं स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि युवा बहुत सोचते हैं आजकल, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये उस पर हेल्प कर सकेगा? बिल्कुल रोहित जी, ऐसा कर भी रहे हैं कई लोग, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि मैं अब इंडस्ट्री में बात करती रहती हूँ, तो अब चेंज आने वाला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी ने हमें बताया है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब कार्यरत है। 8वीं कक्षा के बाद कई कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगी, और आप कोई भी स्टार्टअप करें, अगर आप आर्टिसंस के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी में कार्यरत होने के लिए बढ़िया तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी छोटी बेसिक कोर्स आ गए हैं, जो बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो बच्चों की जो पढ़ाई है, जो स्किल सेट है, वो भी चेंज होगा, और जो कॉलेज के करिकुलम है उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज पे बहुत फोकस रखना अब जरूरी है। और जितने भी शिक्षा संस्थान अगर हमें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि एक छोटा सा बदलाव वहां भी हमें चाहिए।